तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक डायपोल्स के बारे में। बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल्स मैग्नेट ही होते हैं, ठीक है। कोई भी जो मैग्नेट होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल बाय डिफॉल्ट होता है, वो हमेशा एक डायपोल ही होता है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। आपने देखा होगा ये जो डेरिवेशन हमने करी थी सेम टू सेम वैसी ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करी थी डायपोल की वजह से, है ना। वहाँ पर हमने चार्ज को Q लिया था और यहाँ पर हमने पोल स्ट्रेंथ जो ली है वो QM ली है। आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, और इसके बाद करेंगे टॉर्क ऑन अ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, फिर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। आज का ये काम होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल on its इक्वेटोरियल एक्सिस। यानी हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक डायपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो ये है हमारा, यहां बना देते थोड़ा सा, ये है हमारा डायपोल, एक बार मैग्नेट, और इसके दो पोल्स हैं। पोल्स थोड़े से मैंने किनारे से अंदर की तरफ बनाए हुए हैं। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2L, यानी कि सेंटर से अगर लें तो वो है L और L, और सेंटर यानी दोनों को जोड़ने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये वो पॉइंट है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट है। दोनों पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, ठीक है। इस डिस्टेंस को मान लेंगे x, और ये है P पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत सिंपल, पहले एक पोल की फील्ड निकाल लेंगे, फिर दूसरे पोल की निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और फिर रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इसकी फील्ड निकालने के लिए हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे और इसकी फील्ड निकालने के लिए हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ये L है, ये x है, तो ये क्या बनेगा, ये होगा अंडर रूट L स्क्वायर, और ठीक से बना देते हैं, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड होगी मैं उसको लिखूंगा B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, और फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट था, स्क्वायर कट गया। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो नॉर्थ पोल की वजह से, इस नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रखा है, और वो नॉर्थ पोल किस तरफ मूव करेगा, और वो नॉर्थ पोल इस तरफ मूव करेगा। रिपल्शन की वजह से सीधे उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग स्ट्रेट मूव कर जाएगा इस तरफ, और इसकी वजह से कहाँ मूव करेगा, इसकी वजह से इसकी तरफ मूव कर जाएगा ऐसे, ठीक है। और उसकी फील्ड क्या होगी, साउथ पोल की फील्ड होगी BS, और म्यू नॉट बाई 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, ये हमारा डायपोल है, तो QM, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर यानी फिर से L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक से बना लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी दोनों की फील्ड यहाँ पर सेम है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं कि BN और BS का मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं B, इक्वल कर देते हैं, या B डैश के इक्वल कर देते हैं, या कुछ भी नाम दे लो, ठीक है। तो हम लिख लेंगे BN का मैग्नीट्यूड, BS का मैग्नीट्यूड वो B के इक्वल है, BN के मान लेते हैं, BN के इक्वल है। अच्छा,
अगर ये वाला एंगल है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से यानी ये वाली जो लाइन मैंने बनाई वो मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस वाली फील्ड का यानी bn का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा bn cos थीटा, और bs का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा bs cos थीटा। ये वाला एंगल भी थीटा है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा bs sin थीटा, और इसमें भी इसका जो bs होगा वो भी होगा bs sin थीटा, bn sin थीटा। अब हम देख रहे हैं कि bs और bn दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। वर्टिकल कंपोनेंट एक माइनस वाई एक्सिस में है, एक प्लस वाई एक्सिस में है, दोनों अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की फील्ड एक डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर के क्या मिलेगा, सो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड एट P इज इक्वल टू, क्योंकि bn और bs मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम लिख लेंगे 2bn cos थीटा। ये होगी हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और हम जानते हैं bn की वैल्यू है, इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई और ऊपर qm और डिनोमिनेटर में l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड cos थीटा। cos थीटा भी आएगा। अच्छा, अब cos थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट 2qm और नीचे डिनोमिनेटर पे 4 पाई और यहाँ पर एज इट इज l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि l अपॉन दिस वैल्यू, सो लिखेंगे l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म को देखो, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, पोल स्ट्रेंथ और सेपरेशन बिटवीन द पोल्स है, और दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ यानी पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल ऑफ अ पोल एंड सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, स्मॉल m। सो ये बन जाएगा म्यू नॉट स्मॉल m अपॉन 4 पाई, और ये दोनों मिला के हम लिखेंगे l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2। तो ये आई हमारी रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P। इजी, हमने नॉर्थ पोल की फील्ड निकाली, साउथ पोल की फील्ड निकाली, फिर रिजॉल्व करके रिजल्टेंट निकाला, y कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, x कंपोनेंट ऐड हो गए, ठीक है, और हमने वैल्यूज पुट करी, bn की वैल्यू पुट करी यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू पुट करी, और हमें मिला ये। क्लियर है। अब इसके स्पेशल केस क्या हो सकते हैं, इसके स्पेशल केस ये हो सकते हैं, यानी कि कुछ इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन जहाँ भी हो सकता है, उस वेरिएशन को ले करके अगर इसे सॉल्व करें तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो क्या क्या वेरी कर सकता है, सबसे अच्छी अप्रोक्सीमेशन ये है कि अगर हमारा डायपोल बहुत शॉर्ट हो, तो फॉर अ शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है, शॉर्ट डायपोल का मतलब है कि जिसके अंदर L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, यानी कि हमारा डायपोल मैग्नेट तो इतना छोटा सा है और जिस पॉइंट पर मैग्नेट निकाल रहे हैं बहुत दूर है, तो L R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम L को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। एक बहुत बड़ी चीज़ के अंदर छोटी सी चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, L को इग्नोर करते हैं, तो हमें मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, ठीक है। तो ये आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। समझ में आई बात, इजी।
है ना। और आपको इसको देख करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की याद आ रही होगी, वहाँ पर भी हम लोगों ने डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इक्वेटोरियल एक्सिस पर। वहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था स्मॉल p, और x क्यूब एज इट इज, दोनों सेम टू सेम है। इसको करने से हमारे उसका रिवीजन भी हो रहा है, समझ में बात। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैल्यूज़ के साथ नहीं, हम उसका कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि अगर हमें 2-3 मैग्नेट्स दे रखे हों तो हम उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, पहला है कि अगर एक मैग्नेट ऐसे रखा है, एक मैग्नेट ऐसे रखा है, यहाँ पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको कहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, और दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है। मान लो इसकी है m1, इसकी है m2, और हमारा डायपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डायपोल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एग्जैक्टली दोनों के सेंटर में है, यानी ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है। इसकी डायपोल मोमेंट स्मॉल m1 है, इसकी डायपोल स्मॉल m2 है, डिस्टेंस x है। हमें रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है। तो जब हमने एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी वो किस तरफ आई थी, अलोंग द डायपोल मोमेंट आई थी, है ना। यानी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगी, इसकी यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ इस तरफ होगी, B1 कह लो, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो भी साउथ से नॉर्थ यानी कि इस तरफ ही होगी, B2। इसका मतलब दोनों की फील्ड ऐड हो जाएंगी, समझ गए, क्लियर। और इसी सिचुएशन में अगर ये ऐसे रखे होते नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर होता साउथ नॉर्थ, और हमें बीचों बीच ये डिस्टेंस है आपकी x, ये वाली डिस्टेंस है बीचों बीच x, इसकी डायपोल मोमेंट है m1, इसकी डायपोल मोमेंट है m2, तो दोनों की फील्ड निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फील्ड। इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड होगी डायपोल मोमेंट के अलोंग। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी ये हो जाएगा आपका B1। और इसकी वजह से जो फील्ड होगी एक्सियल एक्सिस पे वो भी साउथ से नॉर्थ होगी, और डायरेक्शन होगी ये B2। अब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, समझ गए। ये तो हमने देखा दोनों डायपोल्स के सेंटर में, यानी हमारी जो पॉइंट था वो एक्सियल एक्सिस के अलोंग रखा था। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कोई पॉइंट P है, ऐसे भी हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसकी डायपोल मोमेंट है m1, इसकी डायपोल मोमेंट है m2, सेंटर से डिस्टेंस है x, इसकी भी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी है x। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन देखते हैं। तो पहले वाले डायपोल की वजह से P पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, यानी कि ऐसे, ये होगी B1। और इस वाले डायपोल की वजह से डायरेक्शन वो भी साउथ से नॉर्थ, यानी कि ऐसे, समझ गए। तो अब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग, B1 B2, और उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का है, 90। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, क्लियर है। इसकी पोल्स को अगर हम चेंज कर दें, ऊपर साउथ आ जाएगा, नीचे नॉर्थ आ जाएगा, तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, बस ये चेंज आएगा। समझ आई बात। अच्छा, ऐसे इसी वेरिएशन में हमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, ठीक है। एक और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, कि एक डायपोल ऐसे रखा है, ये पॉइंट P है, और एक डायपोल इस तरीके से रखा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डिस्टेंस
आसानी के लिए हम लोग x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस भी है x। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इस वाले डायपोल के एक्सियल एक्सिस पे लाई करता है और इस वाले डायपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करता है। रही बात डायरेक्शन निकाल कर फील्ड निकालने की, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से जो फील्ड आएगी, याद रखो इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो अभी अभी हमने किया, इक्वेटोरियल एक्सिस पर नॉर्थ साउथ हमने लिया था, P पॉइंट लिया था, इसकी फील्ड हमने यहाँ निकाली थी, डायरेक्शन ये आई थी, इसकी फील्ड निकाली थी, डायरेक्शन ये आई थी, रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ आई है, रिजल्टेंट फील्ड उस तरफ आई है। तो डायरेक्शन जो फील्ड की डायरेक्शन है वो किसकी है, वो तो हमारे डायपोल मोमेंट के अपोजिट आई है। तो जो हमने शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला लिखा था इक्वेटोरियल एक्सिस का, वो लिखा था म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे लिखा था। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स क्यूब। m एक वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस साइन ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इक्वेटोरियल एक्सिस पर वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आएगी। इसका मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। सो साउथ से नॉर्थ तो फील्ड होगी हमारी इस तरफ। इसको नाम दे देते हैं B1। इसकी पोल स्ट्रेंथ है मान लो M1, इसकी पोल स्ट्रेंथ है M2 और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं और वो होगी साउथ से नॉर्थ यानी ऐसे। रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दोनों का, ये आपका B2 आ गया, ये आपका B1 आ गया। ये वाला पॉइंट इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करता है और ये वाला पॉइंट इस वाले डायपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करता है। फॉर्मूले को यूज करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इजी सिंपल सी बात, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है कि जब हम अपने ऐसे डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, एक्सटर्नल बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो हमारे डायपोल पे कुछ असर पड़ेगा। हो सकता है वो मूव करने लग जाए, हो सकता है वो रोटेट करने लग जाए और हो सकता है वो दोनों काम करे, वो मूव भी करे और रोटेट भी करे। तो अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और हम निकालेंगे टॉर्क। सो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल कहना ठीक रहेगा, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एनालॉगस, या ऐसे कह लो मैग्नेटोस्टैटिक्स इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो कुछ हम मैग्नेटिज्म में करते हैं वैसा ही कुछ काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बताया था। सो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बना दूं और इस तरफ एक साउथ पोल होगा, तो ये जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें रखा है हमने एक मैग्नेटिक डायपोल ऐसे, ठीक है, हमने इसको घुमा के रखा है। अब देखो इसकी दो पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है मान लो, ये साउथ पोल है। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, इस तरफ नॉर्थ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल है एक्सटर्नल नॉर्थ पोल के दूर भागेगा और हमारा डायपोल ऐसी सिचुएशन से घूम करके ऐसे आ जाएगा, यानी इसका जो साउथ पोल होगा वो एक्सटर्नल पोल के नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा और ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल की तरफ आ जाएगा। समझ गए? अगर मैं इसे थोड़ा सा टर्न करके छोड़ दूं तो दोबारा से ही ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे घुमाने के लिए मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्यों हम जानते हैं फोर्स चलाता है और टॉर्क घुमाता है। सिंपल, फोर्स आपको चलाएगा, टॉर्क घुमाएगा। दो फोर्स मिलकर टॉर्क बनेंगे, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो टॉर्क आपको ऐसे घुमा रहा है। जैसे आपकी कार का व्हील होता है, जैसे आपकी बॉटल का ढक्कन होता है ना, जैसे रेंच होता है
तो इसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, जनरली दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं ऐसे, और आपकी चीज़ जो है घूम जाती है ऐसे लगती है। तो यहाँ पर हमारे नॉर्थ पोल को ये वाला नॉर्थ पोल रिपेल कर रहा है, इस तरफ ऐसे रिपेल कर रहा है, और इस वाले साउथ पोल को यहाँ पर रखा साउथ पोल इधर रिपेल कर रहा है। ठीक है, अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ है QM, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है QM, मैग्नेटिक फील्ड है B, तो ये जो फोर्स हो जाएगा वो होगा ये होगा फोर्स जो हमारे नॉर्थ पोल को लगेगा, और ये होगा वो फोर्स जो हमारे साउथ पोल को लगेगा। हमें निकालना है टॉर्क। हमने दोनों फोर्सेस के पेयर्स तो निकाल लिए, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो हमारा डाइपोल फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो फोर्स हुआ QMB, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये जो डिस्टेंस है ये हमारे दोनों फोर्स, इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे डायपोल की जो लेंथ है वो 2L है, तो ये होगी 2L sin थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे 2L sin थीटा, जो है दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, 2QM into L and B sin थीटा, और इस टर्म को हम क्या लिखते हैं? ये क्या चीज है? डायपोल मोमेंट, स्मॉल m, B sin थीटा। सो दिस इज व्हाट m क्रॉस B। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया m क्रॉस B, और जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो m और b दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब m की डायरेक्शन किस तरफ होती है? हमारे मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक किस तरफ है? इस तरफ। सो अगर आप m से b की तरफ रोटेट करो, m से b की तरफ जाओ स्मॉल एंगल के अलोंग, m है आपका, दिस इज योर m, दिस इज योर b, m से b की तरफ, क्योंकि राइट हैंड स्क्रू रूल में यही है ना कि पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ अगर आप रोटेट करो, यानी m को b की तरफ लाओ, और अज्यूम करो कि आपके हाथ में एक स्क्रू है और आप ऐसे घुमाओ, m से b की तरफ घुमाओगे स्मॉल एंगल की तरफ, तो आपका जो स्क्रू है अंदर जाएगा। वही डायरेक्शन हमारे टॉर्क की भी होगी। समझे? कुछ सिंपल बातें। नेट फोर्स ऑन द डायपोल 0 है क्योंकि हमारी फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, टॉर्क हमारे डायपोल पे लगता है। अगर हमारी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। इसके कुछ स्पेशल केस और देखो कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा, यानी अगर हमारा डायपोल ऐसे आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, यानी कि नॉर्थ साउथ की तरफ होगा, साउथ नॉर्थ की तरफ होगा, तो डायपोल ऐसे ही पड़ा रहेगा, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने डायपोल को ऐसे रोटेट कर दो तो फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो 0 डिग्री एंगल पर मिनिमम टॉर्क और 90 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम टॉर्क होगा। समझे? ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम करते थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम वन एंगल टू अनदर। सो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी of a
मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपकी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई एनर्जी होती है, जैसे चाबी भरा हुआ खिलौना, टंकी में भरा हुआ पानी, खींची हुई प्रत्यंचा, है ना, ऐसे बो को खींच लेते हैं, दबा हुआ स्प्रिंग, खींचा हुआ स्प्रिंग, इन सब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। यानी जो हमने काम किया खींचने के लिए, दबाने के लिए, ऊपर रखने के लिए, वो स्टोर हो गया और वो हमें वापस मिल सकता है। ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो डाइपोल था वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा था, ऐसे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा डाइपोल अगर उसको फ्री छोड़ दें तो वो ऐसे पड़ा रहेगा, उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ और उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये होगी उसकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको घुमा दिया, थोड़ा सा घुमाया और घुमा के रोक करके रखा हुआ है, ऐसे रोका हुआ है, तो इसके अंदर एनर्जी है। और जैसे ही इसको छोड़ोगे ये दोबारा से अपने आप घूम करके स्ट्रेट हो जाएगा, फील्ड के अलोंग हो जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस फील्ड के अलोंग आ जाएगी। ऐसे ही थोड़ा सा और घुमाओगे तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी और छोड़ते ही दोबारा से ऐसे घूम जाएगा। तो जो हमने काम किया वो हमारे डाइपोल में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन। सो जो काम करेंगे वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमारे डाइपोल पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, लेकिन घुमाने के लिए भी तो फोर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की जगह हम लेंगे टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। टॉर्क एंड स्मॉल एंगल ऑफ रोटेशन, तो हमें मिलेगा स्मॉल वर्क डन, स्मॉल एंगल डी थीटा पर घुमाने के लिए। लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या है? टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं पी साइन थीटा, याद आ रहा है, एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा डी थीटा, है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो ये है स्मॉल वर्क। अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएं तो ऐसे छोटे छोटे वर्क के कंट्रीब्यूशन को ऐड करते जाएंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा एम बी कॉस थीटा डी थीटा। हमने रोटेट किया थीटा 1 से थीटा 2 तक। सो एम बी को कॉमन निकाल देते हैं, साइन कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होगी माइनस, कुछ गलत तो नहीं किया? फॉर्मूले में हमारा क्या आया हुआ था, साइन थीटा था ना? हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला तो साइन थीटा था, साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, गलती कर दी। सो इससे हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, तो इससे मिला माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये होगा वर्क डन और यही होगी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे डाइपोल में स्टोर हो जाएगी। समझे? अच्छा, ये तो हमने काम किया थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे आप स्केल से नापना शुरू करते हो तो एक पॉइंट को हमेशा 0 पे रखते हो। ऐसे ही जब आप पोटेंशियल एनर्जी या पर्टिकुलर एंगल निकालना चाहोगे तो किसी एक वैल्यू को हम 0 करना चाहेंगे। तो किसी एक वैल्यू को 0 करने के लिए थीटा होना चाहिए 90। सो अगर
θ1 हमारा 90 डिग्री का है, तो θ2 मान लो थीटा है, θ2 मान लो थीटा है, सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mb cos थीटा। ये है पोटेंशियल एनर्जी एट पर्टिकुलर एंगल। क्लियर? अच्छा, ये तो पर्टिकुलर एंगल पे हुई। और अगर हमें किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पर घुमाएं तो हमें उसकी वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना। क्लियर है? तो ये हमने निकाली पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर एंगल। लेकिन किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पर घुमाओ, जैसे मान लो θ1 है 0 डिग्री और θ2 है 180 डिग्री, यानी कि तुम्हारा डायपोल इस तरीके से पड़ा है, साउथ से नॉर्थ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। और अगर ऐसे रोटेट कर दो तो 0 से 180 रोटेट हो जाएगा। तो 0 से 180 डिग्री रोटेट करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? इसे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा u = -mb cos θ2 कितना है 180, सो cos 180 माइनस cos 0, और इससे मिला -mb cos 180 मिलेगा -1 एंड -1, सो इट इज 2mb। इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर हम 0 डिग्री एंगल से 180 डिग्री पे घुमा दें। 0 डिग्री एंगल वो होता है जहां पर हमारा डायपोल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है, और अगर हम उसको रोटेट कर दें कंप्लीटली तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। तो स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के घुमाने के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा वो होगा 280। समझ आई बात? तो ये हमने किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर रिवाइज करोगे ना तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी साथ साथ रिवाइज हो जाता है, और दोनों को एक बार कर लोगे ना तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, इस टॉपिक में कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर मंडे को। सी यू, बाय।